क्लास 10th बायो के अंदर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू किया था, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 कवर किया था और उस लास्ट में हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और साथ में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था फोटोट्रॉपिज्म के। उसमें 3 पार्ट्स और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आज शुरू करेंगे और उसके आगे ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम्स, रिफ्लेक्स एक्शन, सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्या था बेटा, ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेवी ये वर्ड कहाँ से आया है? ग्रेविटी से ना। और ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ने ऑलरेडी क्लास 9th में बहुत अच्छे से चैप्टर स्टडी किया हुआ है ग्रेविटेशंस, यानी कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के टुवर्ड्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ग्रेविटी वर्ड्स आया है तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे आना चाहिए कि हमको ये जो ट्रोपिज्म है ये ग्रेविटी अर्थ से रिलेटेड है। तो क्या है बेटा, जो रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो हमारा रूट सिस्टम है प्लांट्स का जो रिस्पॉन्ड करता है ना, उसको हम लोग ग्रेविटोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये हमारा रूट सिस्टम्स है और ऑब्वियसली ये जो रूट सिस्टम है हमारा ये रिस्पॉन्ड्स करता है। रूट होता क्या है बेटा, ज़मीन के अंदर ना, अर्थ के अंदर, तो ये रिस्पॉन्ड भी कहाँ करता है, इसी के हिसाब से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटोट्रोपिज्म, कि ये जो हमारा रूट सिस्टम्स जो हमारे अर्थ के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो स्प्रेड्स करता है, फैलता है, सेंसिटिव होता है, वो किसके हिसाब से होता है, ग्रेविटी के हिसाब से। इसीलिए इस सिस्टम्स को ग्रेविटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो। देखिए बेटा हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है सेम एज वाटर। वहाँ पे ग्रेविटी था, बस मीनिंग्स अगर आपको याद है तो बहुत हद तक इसका समझ सकते हैं। मतलब ट्रोपिज्म जो हाइड्रो यानी कि वाटर के हिसाब से होता, और इसीलिए फिर से याद रखिएगा वाटर प्लांट्स के अंदर से वाटर जो पार्ट होता है वो कौन कवर करता है, रूट ही वो पार्ट होता है ना जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अर्थ से। तो अगेन अगर यहाँ पे रूट सिस्टम की ही बात होगी, ठीक है बेटा, जो प्लांट का रूट सिस्टम होता है ना वो क्या होता है, वाटर के हिसाब से भी स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्ड करता है। लाइक जैसे ये देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली यहाँ से जो वाटर है जो ऑब्जर्वेंस होगा वो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो करता है रूट सिस्टम वाटर के हिसाब से। तो रूट सिस्टम्स अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और वाटर के हिसाब से ही। तो जब वो ग्रेविटी के हिसाब से करेगा तो इसको ग्रेविटोट्रोपिज्म, और जब वाटर के हिसाब से करेगा बेटा इसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। एंड लास्ट वन हमारा क्या है बेटा, कीमोट्रोपिज्म है ना। अब देखिए कीमो मतलब होता है केमिकल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल होगा। अब केमिकल्स की हम जब भी बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलन ग्रेन्स। और आपको पता है कि जो हमारा ओवम होता है ना, यहाँ से भी केमिकल्स रिलीज होता है। देखिए कीमोट्रोपिज्म के अंदर बेटा हमारा ये ठीक से देखिएगा, ये हमारा क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन केमिकल्स। कुछ निश्चित केमिकल्स के द्वारा जो एक सर्टेन पार्ट्स उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं ना, लाइक ये हमारे क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स सब। और ये हमारा क्या पार्ट है, वो ये है हमारे एक प्लांट्स का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है ना, जो फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। एक केमिकल यहाँ से सीक्रेट होता है ओव्यूल्स के अंदर। ये जो ओवम होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना हमारा प्लांट का, उसके अंदर से भी एक केमिकल सीक्रेट होता है और वो पॉलन ग्रेन के साथ ये मैच करेगा। यहाँ देखिए ये जो जा रहा है ना, ये पॉलन ट्यूब्स जनरेट्स फ्रॉम द स्टिग्मा टुवर्ड्स द एवियोल इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। इस केमिकल के साथ ये जो पॉलन ग्रेन अंदर गया कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर पाता है और इसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो बेटा जो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन से जो है ना, जो ये रिस्पॉन्ड किया वो क्यों किया, उस एवियोल के केमिकल के रिस्पॉन्स के कारण। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कीमोट्रोपिज्म का, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया गया। दैट इज द रीजन द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स। और इस तरीके से बेटा क्या होता है, पॉलन ट्यूब्स जो होता है ना ओव्यूल्स के अंदर इसका ग्रोथ होता है, रिस्पॉन्स होता है। तो ये किसके कारण हुआ, केमिकल्स के कारण, इसलिए इसको बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके कैसे ग्रोथ होता है। ठीक है नेक्स्ट, अब देखिए हमने यहाँ पे सारे टाइप्स देखे, तो ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि जब प्लांट्स का मूवमेंट्स जो कोऑर्डिनेट हो रहा है उसमें बेटा किसके कारण हो रहा है, हमने जो भी ट्रोपिज्म देखा ऑब्वियसली हार्मोन्स के कारण। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हार्मोन्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेम है जो प्लांट का मूवमेंट्स अभी है वो कोऑर्डिनेट कौन करता है, हार्मोन्स। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था कि यहाँ पे मेन रोल्स किसका होगा बेटा, हार्मोन्स का। ठीक है, अब हमारे प्लांट्स में ना जनरली 4 टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला आपका क्या था बेटा, ऑक्सिन, जो हमने ऑलरेडी देखा था लास्ट टाइप्स में। सेकेंड आपका होता है गिबरलिन्स, थर्ड साइटोकाइनिन्स एंड 4 एब्सिसिक एसिड्स। ये 4 हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, नाम याद रख लीजिए, ऑक्सिन, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ये 4 आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिसमें 3 ये आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को
स्टॉप करता है वहाँ पे परमानेंटली। इसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग बात करते हैं बेटा ऑक्सिन की। तो ऑक्सिन बेटा क्या करता है, हेल्प शूट सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ये जो आपको पता है रूट्स दो टाइप्स के होते हैं, तो जो शूट रूट्स होते हैं ना, शूट सेल्स होते हैं, उनको लंबा करने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सिन। लाइक देखिए यहाँ पे हमने लास्ट टॉपिक्स में देखा था फोटोट्रॉपिज्म के अंदर कि कैसे यूनिडायरेक्शनल लाइट के हिसाब से प्लांट्स रिस्पॉन्स करती है। ये आपका फोटोट्रॉपिज्म है। इन मूंग बीन सीडिंग द सूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और ऑब्वियसली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होने के कारण इसका डायरेक्शन सनलाइट के डायरेक्शन में हुआ होगा। ठीक है, सेम है जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइट है और ये लाइट है, तो जैसे ये लाइट जब सीधा था तो ये स्ट्रेट है, इधर आया तो ये इस ऑक्सिजन के कारण इलोंगेट होकर इसके हिसाब से सेंसिटिव हो गया। तो ये ऑक्सिजन का हेल्प करता है बेटा, ये क्या करता है, सेल्स को लंबा करता है, इलोंगेट करता है, और उसके हिसाब से ये सेंसिटिव होता है। ये काम किसका बेटा, ऑक्सिजन का होता है। यानी कि ऑक्सिजन में क्या हुआ, उसके लाइट के हिसाब से सेंसिटिव होता है इलोंगेट होके, और जनरली ये क्या होता है, लिप्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है गिबरलिंस। गिबरलिंस का बेटा काम क्या होता है, जैसे देखिए ये एक बॉम्बू है, ठीक है, ये बॉम्बू का एक छोटा सा इमेज है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, एक्चुअली ये क्या है, स्टेम है ना, ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये आपका पार्ट होता है गिबरलिंस। ऑब्वियसली यही वो पार्ट होता है जिससे देखिए यहाँ पे साइज़ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये इनके बीच में जो गैप बढ़ता है, आपने देखा होगा बम्बू जब छोटा होगा तो इनके साइज छोटे छोटे होते हैं। जैसे जैसे बम्बू बड़ा होता है वो इलोंगेट होता है, इन्हीं का साइज इलोंगेट मतलब फैलता रहता है और ये बड़े होते चले जाते हैं। यानी कि इलोंगेशंस का काम कौन करता है, ये गिबरलिंस, इनका मेन काम है। व्हेन गिबरलिंस एक्ट ऑन द स्टेम व्हाट हैपेंस, ये देखिए ये गिबरलिंस है बेटा, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका क्या है, गिबरलिंस, एंड ये क्या करेगा बेटा, स्टेम को इलोंगेट करेगा। जो मैंने आपको बताया अभी, स्टेम्स को लंबा करने में, इलोंगेट्स करने में कौन हेल्प करता है, गिबरलिंस। तो इसका मेन काम है स्टेम को इलोंगेट करना, एंड बिहाफ ऑफ दैट देखिए बम्बू का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, छोटे से बड़ा होता चला जाएगा। तो ये काम कौन करता है, गिबरलिंस। यानी कि ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके इलोंगेशंस के लिए, ग्रोथ्स के लिए। नेक्स्ट वन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका रोल क्या होगा बेटा, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये वाले इसका रोल क्या बताएंगे, स्टेम के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, साइटोकाइनेस की अगर हम बात करें तो दैट्स प्रमोट अ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन का मतलब ही होता है कि एक सेल जब डिवाइड होगा तब दूसरा सेल बनाता है, 2 सेल 4 बनाता है। यानी कि इनकी जो छोटे से जो मैच्योरिटी होती है वो ऑब्वियसली किस लिए होती है, सेल डिवीजन। एक से कई सारी संख्या बढ़ जाती है, उसके साइजेस बढ़े जाते हैं, तो वो सेल डिवीजन से होता है। और ये कौन करता है, साइटोकाइनेस। लेट अस सी एन एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए ये अभी एक छोटा सा पौधा है, ये आई थिंक रोज प्लांट्स है। अब ये रोज प्लांट्स यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, एक सेल्स 2 हुआ, 2 से 4, इस तरीके से ये ग्रोथ करता रहेगा। और देखिए बेटा एक छोटे से ग्रोथ से देखिए ये पूरा फ्लावर बन गया। नहीं तो ये हुआ क्यों, ड्यू टू द सेल डिवीजन। इनके सेल डिवीजन होते होते ये सारी संख्या बढ़ी। और ये कौन करता है बेटा, साइटोकाइनेस। यानी कि साइटोकाइनेस बेटा क्या है, दैट्स प्रमोट्स द सेल डिवीजन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है बेटा एब्सिसिक एसिड्स। ये बेटा इनहिबिट्स ग्रोथ एंड लीड्स टू द लीटिंग ऑफ लीव्स। ये बेटा ग्रोथ नहीं कराता, इनहिबिट मतलब होता है रोकना। अब ये कहीं ना कहीं जो, अब ऐसा नहीं कि कोई प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो परमानेंटली ग्रोथ करता ही रहता है लाइफ टाइम। अब इसलिए उनमें एक समय आता है जो वो स्टॉप करता है। जैसे हमारी बॉडी है, अब हमारा एज है कि मैच्योरिटी का, हम लोग 16 साल 17 साल 18 साल तक हमारा साइज ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हमारा साइज बढ़ता ही रहता है। तो ये जो कि स्टॉप करने का काम भी कौन करता है, एक हार्मोन ही करता है। वो हार्मोन यहाँ पे क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो अब इसलिए ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स नहीं है, इनहिबिट करता है। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो ये जो बेटा देख रहे हैं, ये जो साइजेज बढ़ा, अब ये परमानेंटली साइज होने के बाद फिर से नहीं बढ़ा होता है। तो ये जो रुकता है ना, वो कहीं ना कहीं एब्सिसिक एसिड्स के बारे में होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा, कैन यू रिकलेक्ट द रोल्स ऑफ ऑल द प्लांट हार्मोन्स। ऑब्वियसली इनके आंसर्स दे दीजिए। ऑक्सिन्स क्या किया था, हेल्प सूट्स हिल्स टू ग्रो लॉन्गर। गिबरलिंस का क्या था बेटा, स्टेम के हेल्प करने में। साइटोकाइनेस हमने देखा था सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड करता है बेटा इनहिबिट्स करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट हार्मोन्स में कितने हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दीज 3 ये क्या आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बेटा क्या करते हैं, इनहिबिट्स रोकते हैं इसको। यानी कि चारों आप ग्रोथ के लिए मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऑल द हार्मोन्स प्रोमोटिंग ग्रोथ, ऑब्वियसली नॉट। क्या है बेटा, ये जो 3 है जो मैंने आपको बताया, ये आपके ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और ये ग्रोथ इनहिबिटर है। यानी कि ग्रोथ करने में बस इन 3 का ही रोल है, और ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली हार्मोन हमारे 4 है, ये स्टॉप्स करेगा ग्रोथ को। तो हमने अभी यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स का किया, कुछ और भी एग्जांपल्स आप देखिए।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, पी प्लांट है शोइंग टेंड्रिल। जो टेंड्रिल होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है जो हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव होता है, यहाँ से सूखने के बाद देखिए, तो एक्चुअली ये टेंड्रिल करता क्या है बेटा, ये ग्रेप वाइन प्लांट है शोइंग टेंड्रिल, इसके अंदर टेंड्रिल दिख रहे हैं। तो आखिर ये टेंड्रिल का वर्क क्या होता है, हमको पता है कि ये जो टेंड्रिल ही होता है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में इसको हेल्प करता है प्लांट्स को। कैसे, लेट अस सी। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे आपके लिए कि व्हाई डज द टेंड्रिल एंटवाइन अराउंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो टेंड्रिल होता है दिखता है उसको पकड़ के रखता है जिस स्टिक के सहारे हम लोग, एक्चुअली ये क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है। अब क्लाइंबर्स के अंदर हमने देखा होगा जब कोई भी सपोर्ट हम उसको देते हैं तो उसके ऊपर वो उसको चढ़ता रहता है, तो एक्चुअली वो टेंड्रिल्स कैसे उसको पकड़ के घूमता है, कैसे टेंडला है, इसीलिए बोलते हैं इंटवाइन, कैसे एक सर्कल टाइप के राउंड्स बना लेता है। तो बेटा देखिए क्या होता है, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, टेंड्रिल्स ही वो उसका वो पार्ट है जो सेंसिटिव होता है टच के हिसाब से। यहाँ देखिए, ये जैसे ही इस बम्बू के कांटेक्ट में आया, अब ये पार्ट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा ना, जैसे ही इसके टच करेगा ये इसको सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ठीक से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, when they come in contact with any objects, let us see, the portion of the tendril which is in contact becomes sluggish and whereas growth is faster at the other portions। जो पर्सन इसका टच करता है ना उसमें हार्मोन्स एक्चुअली से एक्टिव हो जाता है और बाकी की तुलना में ये बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। वो जो पर्सन होता है बेटा ना मोस्ट एक्टिव हो जाता है। एंड लेट अस सी हियर, देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे घूमना शुरू किया, मूव करना शुरू किया, एंड दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू इंटवाइन इटसेल्फ अराउंड द अर्थ एंड दस क्लिंग टू इट। ये हिस्सा इसके साथ लिपटेगा और ऑब्वियसली इसके सपोर्ट देगा, उसके सारे वो ऊपर बढ़ना मूव करना शुरू करता है ड्यू टू सेंसिटिव। तो टेंड्रिल्स का काम ही है सेंस करके उसको इंट्रील करना, उसको सर्कल करना। यहाँ देख रहे हैं ना बेटा, ये घूमा, तो ये काम होता है टेंड्रिल्स का और इस तरीके से वो सेंस करता है। तो ये हमारा प्लांट्स के अंदर था कि कैसे वो कोऑर्डिनेट्स करते हैं, हमने देखा प्लांट फॉर्मेशन में कैसे वो ग्रोथ्स करता है। नाउ वी आर द टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में, जो मेनली जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैरी होने वाले हैं, प्लांट से तो आते ही हैं, मेन हमारा है ह्यूमन बींग्स का। कि ह्यूमन बींग से बेटा ये मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल्ड होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं बेटा। ह्यूमन बींग्स के अंदर ना हमारे मेनली दो मैकेनिज्म्स हैं, दो ऐसे मैकेनिज्म है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करेंगे। पहला क्या है बेटा, नर्वस कंट्रोल, हमारा नर्वस सिस्टम, और ऑब्वियसली दूसरा है हमारा बेटा केमिकल कंट्रोल। ये दो ऐसे कंट्रोल होते हैं जो हमारे बॉडी में पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस कंट्रोल को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल कंट्रोल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, नर्वस कंट्रोल को देखते हैं, नर्वस सिस्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम बात करें बेटा, तो देखिए ये हमारा पूरा बॉडी है ना, एक पूरा एक नेटवर्क जाल फैला हुआ है। इस पूरे बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम्स क्या है बेटा, ये हमारा जो ब्रेन और का जो हिस्सा है, और साथ में दूसरा हिस्सा क्या है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा सबसे पहला हिस्सा ब्रेन, इसके बाद ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है बेटा। ये जो दूसरा हिस्सा होता है दैट्स अ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा मेन, ये जो मेन है ना जिसको CNS कहा जाता है, ये हमारे मेन सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स के, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद ये हमारे नर्व सेल्स होते हैं, है ना, जो हमारे नर्व सेल्स, जितने भी नर्व से ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये हमारे नर्व से बेटा। तो ये जो तीन हैं, ये तीनों एक साथ हमारे नर्वस सिस्टम्स को वे वर्क करेंगे। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम है क्या बेटा, नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो एक्टिविटी जो हमारे समझ के अनुसार होती है, जिसको हम सोचते हैं और हम सोच के किसी वर्क को करते हैं। इनवॉलंटरी एक्टिविटी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप हमारे बॉडी में होती है। तो ऑब्वियसली इसमें भी हमारे नर्वस सिस्टम का रोल होता है, कैसे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, वो सिस्टम्स जो हमारे पूरे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने शॉर्ट में कहा था CNS शॉर्ट में बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड पार्ट होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, एंड थर्ड होता है बेटा ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम्स ANS। यानी कि नर्वस सिस्टम्स को हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेट अस सी वन बाय वन।
तो फर्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा। यहाँ पे ठीक से डायग्राम को देखिएगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहला बेटा हमारा है, ये देखिए हमारा ये जो हिस्सा मैंने यहाँ से अलग किया है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके अंदर दो पार्ट है ना, एक पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है ब्रेन, और दूसरा पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। ये पार्ट क्या हमारा बेटा ब्रेन, और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। यानी कि हमारे CNS के अंदर मेनली दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम एक साथ CNS कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स कहेंगे। ओके, देखिए ये हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, CNS बोलेंगे। और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के दोनों सारे एक्टिविटीज़ को यही दो ऑर्गन्स मिलकर काम कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। रेगुलेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग है, चैप्टर का नाम ही है कंट्रोलिंग, यानी कि रेगुलेट्स मतलब यहाँ पे क्या एक तरह से कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में कौन पार्ट किस सिस्टम्स को बोलते हैं। सेकेंड हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ये देखिए ये पूरा एक पार्ट अलग हुआ है ना, इनके अलावा ये हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है। पेरिफेरल मतलब ये कनेक्टिविटी, लेटस ही है, ये देखिए ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। जितने भी नर्व्स का जो जाल फैला हुआ है ना पूरे बॉडी में, यहाँ ये जितने भी नसेज फैले हुए हैं ना, ये सारे पेरिफेरल को एक पेरिफेरी को ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स करते हैं। एक तरह से ये पूरा सेंट्रलाइज्ड नेट जाल है बेटा यहाँ पे पूरे बॉडी में। ठीक है, ये क्या एक नेटवर्क है, इट इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे शरीर में एक जाल, एक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसको हम लोग पेरिफेरल नेटवर्क नर्वस सिस्टम्स होते हैं। इनका मेन वर्क ही होता है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कराना, जो हम लोग आगे कवर करेंगे अभी। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। एक्चुअली हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स चूँकि पूरे बॉडी से जुड़े होते हैं, आखिर हमारे ब्रेन से अगर हमारा फुट कैसे वर्क करता है, हमारा हैंड कैसे वर्क करता है, हमारा माउथ, तो एक्चुअली वहाँ से इंस्ट्रक्शन तो देता होगा ना, कोई तो ऐसा कनेक्टर होगा जो जोड़ता होगा। तो वो जोड़ने वाला सिस्टम्स क्या है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। यही वो सिस्टम्स है जो हमारे CNS को पूरे बॉडी पार्ट से कनेक्ट करता है। तो इसका मेन काम ही क्या है, कनेक्टर है, जो कनेक्टर वर्क करता है, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है किससे, CNS के साथ, और इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करता है। एंड थर्ड है बेटा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो हमारे ऑटोनोमिक नर्व्स होते हैं, एक ब्रेन इसके अंदर, एक स्मॉल स्पाइनल कॉर्ड के, देखिए नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टोमक, लंग्स एक्सेट्रा। इसके अंदर जैसे हमारा हार्ट है, स्टोमक है, लंग्स है, जो अपने आप नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिस पर हम जानबूझ के कंट्रोल नहीं करते ना, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट हमारा पंप करता है, धड़कता है, हमारे लंग्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करते हैं, हमारा जो ब्रीथ ऑन ब्रीथ आउट होता है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप होता है। तो इसलिए इसमें नर्व्स वर्क करता है, बट ये अपने आप वर्क करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस है हमारे सामने। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। तो ये तीन हमने सिस्टम देखा था। अब हम लोग बार बार एक वर्ड यूज़ करें बेटा, नर्व। तो एक्चुअली नर्व जिस नेटवर्क है, तो नर्व है क्या बेटा, अगेन सी द फियर। ठीक है, नर्व क्या है बेटा, नर्व एक टिश्यू है, और टिश्यू को पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बोलते हैं, क्योंकि टिश्यू क्या होता है बेटा, सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो नर्व होगा, ये जितने भी देखिए जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, स्पिरिट दिख रहे हैं पूरा, ये क्या है आपका एक पूरे एक नर्व का जो कनेक्टेड है। और ये जो इसको अगर ब्रॉड टाइप में देखें ना, तो ये होता है बेटा जिसको न्यूरॉन्स बोलते हो आप लोग। एक्चुअली यहाँ पे जो नर्व टिश्यू है ना, दैट इज अ कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। ये सारे नर्व्स ना एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन से ये बेटा सारे नर्व टिश्यूज बने हैं। ये न्यूरॉन सेल्स होता है, ये देख रहे हैं ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, आपके सारी चीज़ें, ये न्यूरॉन्स है ना, उसके कॉम्बिनेशन से बोलता है। और बेटा ये क्या करता है, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया। जिसके जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं इसको बेटा न्यूरोग्लिया बोलते हैं, और बाकी न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो मेनली हमको न्यूरॉन्स की चर्चा करनी है ब्रीफली, तो हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक, ये न्यूरॉन्स का जो डायग्राम है डेंड्राइट्स का, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक पिक देखेंगे तो आपको इस टाइप से ये दिखेगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है बेटा जो सेंटर में दिख रहा है दैट इज न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये यही सपोर्टिव सेल्स होते हैं इसके। ये बेसिक डायग्राम्स है। अब देखिए न्यूरॉन्स क्या है बेटा, न्यूरॉन्स को कैसे डिफाइन करोगे, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेज।
अगर आपसे डिफिनेशन आता है व्हाट इज न्यूरॉन्स, यू कैन डिफाइन दैट न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल्स। न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो कैपेबल होते हैं क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेज, जो इलेक्ट्रॉन और केमिकल दोनों इम्पल्स मतलब सिग्नल्स हैं जिसको ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स आर कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रो एंड केमिकल इम्पल्सेज इन होल द बॉडी, इन होल द सेल्स। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लिया बेटा क्या करता है, दैट आर सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शंस। ऑब्वियसली इनका रोल होता है सपोर्ट करना, इनको बोलते हैं सपोर्टिंग ऑर्गन्स। तो ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को हेल्प करते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने में। तो ये सपोर्टिव सेल्स है और मेन वर्क करता है न्यूरॉन्स सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में। तो थोड़ा सा न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पे नज़र डालते हैं बेटा। देखिए ये न्यूरॉन्स होता है पूरा, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स को हम लोगों ने कुछ सेगमेंट्स में बांटा है। इसका जो सेंट्रल सेल बॉडी है बेटा, ये जो है ना, इसको बोलते हैं साइटन। ये जो सेंट्रल सेल बॉडी है पूरा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटन। ठीक है, ये जो साइटन है इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, ये सेंट्रल पार्ट आपका साइटन हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसके जो ब्रांचेज है बेटा, ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द साइटन सेल्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे जो ब्रांचेज नज़र आ रही है सबके अंदर, है ना, ये जो ऐसे से निकला गया सींग टाइप का जो निकला हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये कहाँ से निकला है, साइटोन से। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेंड्राइट साइटोन से ही निकले हुए हैं। नेक्स्ट, द लॉन्ग प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन इज कॉल्ड एज एक्जन। ये जो कनेक्टिंग दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे एज ए कनेक्टेड पाइप्स टाइप का, जिसको बोलते हैं एक्जन। ये जो बीच का सेंटर पार्ट दिख रहा है ना, ये जो लॉन्ग प्रोसेस में दिख रहा है, जो वहाँ से राइज हुए हैं, निकले हुए हैं, इसको साइटन बोलते हैं बेटा, सॉरी एक्जन बोलते हैं। एंड द प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्जन आर कॉल्ड एज व्हाट, नर्व एंडिंग्स। ये जो पार्ट है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है बेटा यहाँ पे, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स, जो कहीं ना कहीं वो एक्जन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो पार्ट है बेटा क्या है, साइटन है, जो सेंट्रल पार्ट है, बीच के पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो साइटन से निकला हुआ है जो सिंग की तरह जो स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये बेटा जो कनेक्टिव होती है लॉन्ग टाइप स्ट्रक्चर्स है, इसको बोलते हैं एक्जन्स। और जो एंड प्रोसेस में इसको बोलते हैं बेटा नर्व एंडिंग्स। तो ये इतने पार्ट्स होते हैं आपके पूरे न्यूरॉन्स के अंदर। अब हम लोग न्यूरॉन्स, ये बस फंक्शंस थे, उसके हम लोग फंक्शंस को देखेंगे कैसे न्यूरॉन्स इसको कवर करता है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। ऑब्वियसली इसके पूरे मैकेनिज्म को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो हमने न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स देखे हैं, ये आखिर किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क करके पूरे मैसेज को बॉडी को ट्रांसमिट करता होगा ब्रेन से लेके। तो लेट अस सी। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। एक माउस पैड है ना, हम जब फिंगर से टच करते हैं माउस को तो क्या होता है, यहाँ पे हमने लेफ्ट किया तो देखिए क्या है, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज पिक्ड अप बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स। ये जो इसमें होते हैं ना, यहाँ से जो टिप्स हो गया, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स थे ना, वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। जो सिंग्स टाइप का निकला ना, ऑब्वियसली जो रिसीव करने का सिग्नल्स को काम है वो क्या करता है, डेंड्राइट्स करता है। ये डेंड्राइट्स क्या गया बेटा, लेट अस सी। यहाँ से इसने सिग्नल ट्रांसमिट किया एंड it is a sets of a chemical reactions producing an electrical impulse which travels from the dendrites to the cell body through the axon to its end। पहले क्या था बेटा, यहाँ पे एक्सन्स ये वाला पार्ट था ना, जो कनेक्टिंग पार्ट था, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज है बेटा, जो क्या कहते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू आए, वो यहाँ से ट्रेवल किया, या ट्रेवल करते करते कहाँ गया बेटा, इसके एंड में आता है। और ये जो एक्सन्स के एंड तक आता है नर्व सीन्स में, और ये एंड्स कनेक्टेड होता है कहाँ, किससे, ये देखिए ये एंड तक पहुंचा। और ऑब्वियसली यही एंड जो होता है, दिस केमिकल्स गो अक्रॉस द स्मॉल गैप कॉल्ड एज सिनेप्स 2 to 20 नैनोमीटर बिटवीन द न्यूरॉन्स। ये बेटा जो छोटे छोटे गैप्स है ना, यहाँ देखिए ये जो छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं आपको, है ना, ब्लू ब्लू का गैप ना, ये छोटे छोटे गैप्स को बोलते हैं बेटा सिनेप्स, जो 2 से 2 से लेकर 20 नैनोमीटर तक का होता है। ऑब्वियसली ये केमिकल्स पास आउट होंगे तो इस गैप से भी होकर निकलेंगे। ठीक है, और ये सिनीप से देखा आपके यहाँ पे दिख रहा है, ये जो गैप्स है ना बेटा 2 to 20 नैनोमीटर का।
ये जो गैप था ना उसके बीच से देखिए इसने ट्रांसफ़र कर दिया सिग्नल्स को, और जब ट्रांसफ़र करेगा एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन इसने सिग्नल्स को लेके यहाँ से इसको कवर कर दिया, इसको सेम एज सिग्नल इसमें इसी तरीके से पास आउट्स होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन्स में जाएगा, ठीक। एंड द डिलीवर टू द मसल सेल्स और द ग्लैंड्स, और फाइनली वो कहाँ तक जाता है बेटा, हमारे मसल सेल्स और ग्लैंड्स में। यानी कि ओवरऑल आप ये कहे तो सबसे पहले सिग्नल्स क्या है, हमने हैंड को टच किया, यहाँ डेंड्राइट्स के थ्रू सिग्नल्स, डेंड्राइट्स किसका पार्ट है बेटा, साइटन का। अब इसलिए उसके थ्रू होते हुए ये कहाँ, एक्जन के थ्रू होते हुए पहुँचेगा कहाँ, नर्व एंड सेल्स तक, और फिर नर्व एंड सेल्स वो ट्रांसफ़र करेगा दूसरे न्यूरॉन्स को, वहाँ पे फिर दूसरा डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेगा, फिर सेम प्रोसेस होगा, और ये तब तक चलता रहता है, और ये फिर डिलीवर करता है किसको बेटा, मसल सेल्स को और ग्लैंड्स को, और तब जाके हमारा मसल सेल्स और ग्लैंड्स उसके हिसाब से सेंसिटिव होता है, वर्क कर पाता है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल होता है न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। तो बेटा जब ये मसल्स में पहुंचा तो मसल्स में क्या होगा, देखिए ये जो हमारा मसल सेल्स है यहाँ पे क्या होगा, देखिए केमिकल्स आर रिलीज इन द मसल सेल्स फ्रॉम नर्व एंडिंग्स, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे केमिकल्स आया, ये हमारा मसल्स है बेटा, ये हमारे पूरे मस्कुलर सेल है। तो यहाँ पे जब मस्कुलर सेल्स के अंदर पहुँचा तो होगा क्या, देखिए मसल सेल्स पोजेज स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं ये स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, पाए जाते हैं बॉडी में, और वो जो प्रोटीन होते हैं दे ब्रिंग चेंज इन देयर शेप एंड शॉर्टेज ऑफ द मसल्स। ऑब्वियसली ये प्रोटीन के कारण क्या होता है बेटा, उनके शेप और मसल्स के जो शेप और साइज है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो स्पेसिस थे वो चेंज हुआ मस्कुलर साइज का, और ये जो चेंज हुआ किसी कारण हुआ, इस प्रोटीन्स के कारण हुआ, ठीक। और यहाँ पे देखिए फिर इन्फॉर्मेशन पास आउट हुआ, तो इसीलिए ये दूसरा हैंड हमारा मूवमेंट करता है, जब जिस साइड से मूवमेंट करेगा हेंस द मसल शॉर्टेज एंड क्लिक हैपेंस, इसीलिए ये जो होता है क्लिक कर पाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। ये क्लिक कर क्यों पाया, ड्यू टू दिस। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारा मैकेनिज्म क्या था बेटा, कि सबसे पहले एक साइटन हमारा जो मेन न्यूरॉन्स का पार्ट होता है उससे कनेक्ट होता है डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है, वो साइटोन्स के थ्रू कहाँ, एक्सॉन्स के थ्रू होते हुए बीच में उसके पासिंग होता है किसमें, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ये चलता रहता है, फिर ये मसल्स को देता है, ग्लैंड्स देता है, और उसके हिसाब से फिर सेंसिटिव वर्क्स करता है। तो इस तरीके से आप न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, उसके फिगर्स को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नर्व्स की, नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा रेड नर्व्स दिख रहा है बेटा, नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज व्हाट, ये देखिए ये जो सेंस है बेटा क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट नर्व, ठीक है। वो जो हमारे सेंस ऑर्गन से लेके हमारे ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन को पहुंचाता है, इसको बोलते हैं बेटा एफरेंट नर्व बोलते हैं, ठीक। ये दूसरा देखिए एक ब्लैक नर्व है जो ब्रेन से चल के आया है। अब नर्व विच कंडक्टेड इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स आर कॉल्ड, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से पहले रेड में ब्रेन तक पहुँचा तो उसको हमने क्या बोला था, एफरेंट ब्रेन। अब यहाँ पे ब्रेन के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स जो इफेक्ट करेगा वहाँ पे पहुँच रहा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व। इफेक्टर से इफरेंट है, वहाँ से एफरेंट है। तो एफरेंट नर्व याद रखिएगा, जहाँ पे हम सेंस करते हैं और वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुँचाता है। जैसे किसी चीज़ को हम टच करें, हमारे सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुँचा, कोई वर्क हम पहले करते हैं बाद में इंस्ट्रक्शन हमको मिलता है, तो वो करता है एफरेंट नर्व। और जो सिग्नल्स हमारा ब्रेन से हमारे इफेक्टिव नर्व्स तक पहुँचता है उसको बोलेंगे बेटा इफरेंट नर्व, इफेक्टर्स तक पहुँचेगा, ठीक है। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो हमारा एफरेंट नर्व क्या बेटा, दैट इज अ मेड ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली चूंकि ये सेंस करके ही पहचान पाया, तो हमारा एफरेंट नर्व किससे बना होता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक। ये हमारे देखिए इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स थे, हमारा ये एफरेंट नर्व है ना, ये जो नर्व्स है आपका ये हमारा एफरेंट नर्व होता है। और जो इफरेंट नर्व होता है बेटा दैट इज मेड ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे न्यूरॉन्स में देखिए एक सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे दो वर्ड्स आए, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स बेटा उसको बोलते हैं जो सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स जिसके अंदर CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम था ना, जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो सेंस करता हो, सेंस करने का मतलब होता है जो सुन के सेंस करे, जो देख के सेंस करे,
जो छू के सेंस करे, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स होता है जो उसके आधार पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में एक ट्रांसपोर्टर का वर्क करता है, उसको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो इफरेंट नर्व होता है बेटा किसका बना होता है बेटा, मोटर न्यूरॉन्स का, और एफरेंट नर्व किसका बना होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का। देखिए ये हमारे इफरेंट नर्व है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसका काम क्या है बेटा, ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है कहाँ से, सेंस ऑर्गन टू, यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में, टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। हमारे जितने भी जहाँ से हम लोग सेंस करेंगे उसके थ्रू सिग्नल्स को भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। ये काम किसका होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का। ठीक, द इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज परफॉर्म्ड बाय व्हाट, डिसीजन मेकिंग। ओके, अब डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एसोसिएशन न्यूरॉन्स, मतलब एसोसिएट करना, डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम लोग बैट से हिट करते हैं, बॉल को मारते हैं, हम लोग फिंगर्स हाथ से किसी चीज़ को टच करते हैं, खाते हैं, तो एक्चुअली ये सारे इंस्ट्रक्शंस सेंस करके, टच करने के बाद, फील करने के बाद हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचता है। तो ये किसका काम हो रहा होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स का। और दूसरा बेटा क्या होता है हमारा, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये क्या करता है, दैट कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स। जो इंस्ट्रक्शंस को हमारे उल्टा पहले ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया या स्पाइनल कॉर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया और उसको मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, इफेक्टर तक पहुंचाया, मसल्स तक पहुंचाया। तो ये काम है मोटर न्यूरॉन्स का। ठीक, इसका उल्टा, पहले ब्रेन इंस्ट्रक्ट करेगा और उसके बाद हमारे ऑर्गन्स देखिए यहाँ पे वर्क करेंगे। तो ये किसका वर्क है बेटा, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। अब बेटा हम लोग एक साथ देखते हैं हमारे ये तीनों न्यूरॉन एक साथ वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको अलग अलग करके बताया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब एक साथ देखिए ये तीनों न्यूरॉन्स एक साथ वर्क कैसे करते हैं और किस तरह से हमारे ऑर्गेनिजम्स में बिहेव करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पिन था, व्हेन पिन पिक्स द स्किन, सपोज एक पिन हमारे स्किन में चुभा तो क्या होगा, सबसे पहले इम्पल्स मूव फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यहाँ से देखिए मैं आपको दोबारा एक बार प्ले करता हूँ। ठीक है, ये पिन इंसर्ट हुआ, उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए ये जो इम्पल्स है बेटा वो मूव किया कहाँ से, स्किन से, स्किन ने हमको सेंस किया टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। थ्रू किसके थ्रू, एफरेंट नर्व के थ्रू। और मैंने आपको बताया था ना, तो इसके थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंस्ट्रक्शन पहुँच गया। ठीक, ये काम हो गया बेटा किसका, एफरेंट नर्व का। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ तो हो गया बेटा। अब देन ब्रेन डिसाइड्स टू मूव द हैंड, ऑब्वियसली उसके बाद ब्रेन डिसाइड्स करेगा बेटा कि हैंड को मूव करना होगा। अब वो मूव किसके हेल्प से करेगा, एसोसिएशन न्यूरॉन्स के द्वारा। ऑब्वियसली वहाँ पे इसको एसोसिएट करना पड़ेगा ना, हेल्प करना पड़ेगा, तो इसमें हेल्प लेगा किसका, एसोसिएशन न्यूरॉन्स का। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, एंड दिस इम्पल्स मूव्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल। और यहाँ से ये जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स के बेटा क्या होगा, ये मसल्स में इंस्ट्रक्शन आया, स्पाइनल कॉर्ड में इंस्ट्रक्शन आया, एंड ये वर्क कौन कर रहा है बेटा, इफरेंट नर्व। तो एसोसिएशन को एसोसिएट किया, फिर इफरेंट नर्व ने वापस इंस्ट्रक्शन को भेजा मसल्स को, देन आफ्टर दे आर वर्किंग सो द मसल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए मसल वहाँ से खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इफरेंट नर्व वर्क किया, उसके बाद एसोसिएशन नर्व ने इसको एसोसिएट किया, और देन आफ्टर इफरेंट नर्व ने वापस उस इंस्ट्रक्शन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचा, मसल्स को भेजा, और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से ये तीनों न्यूरॉन्स एक साथ वर्क करते हैं। कौन कौन से, एफरेंट नर्व, एसोसिएशन नर्व्स और इफरेंट नर्व, और एक साथ मिल करके हमारे बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड वी आर एबल टू मूव द हैंड, इसीलिए हम हैंड को मूव कर पाते हैं। यहाँ फिर से देख लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से ये फंक्शंस किया बेटा, और हैंड में क्या हुआ, मूवमेंट। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू व्हेन, फिर क्या होगा, तो व्हेन यू सी अ मोटर कार कमिंग टुवर्ड्स यू। चलिए एक एग्जांपल्स देखते हैं। जब एक मोटर कार आपकी तरफ से आता है बेटा, अचानक से क्या होता है, व्हेन यू सी समथिंग डिलीशियस और सडनली यू हर्ड अ लाउड नॉइज। कई सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए जब आप अचानक से एक मोटर कार को अपनी तरफ से आते देखते हैं, या कुछ डिलीशियस चीज़ आपको नज़र आ जाती है, या अचानक से आपको एक बहुत तेज़ नॉइज़ सुनाई देती है, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, या इफ़ अ डॉक्टर गिव्स अ जर्क ऑन द नी, आपके घुटने पर अचानक से एक जर्क देता हो, तो ये सारे कंडीशंस में बेटा क्या होता है, तो
ये जितने भी कंडीशंस बोले हैं, कैन वी कंट्रोल आवर रिएक्शंस ड्यूरिंग दीज सिचुएशंस, क्या ये सारे इस समय जितने भी रिएक्शंस होते हैं क्या वो हमारे कंट्रोल में होते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं होते बेटा। तो आखिर जब नहीं होते तो हम इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? हाउ कैन वी रिएक्ट इन सच सिचुएशन विदाउट थिंकिंग? तो एक्चुअली ये जो हमारा रिएक्शंस पार्ट था, जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, हमने सोचा तो था नहीं इसके बारे में। जैसे अचानक से कोई हमारा बॉडी, हमारा हैंड किसी गर्म चीज़ को छूता है, हम अचानक से हमारा हैंड पीछे आ जाता है, हमें खांसी आती है, छींक आती है, हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो एक्चुअली हमने ये काम सोच के नहीं किया होता है। तो आखिर ये सिचुएशंस जो आई बेटा वो कैसे हुई, इसको कौन कंट्रोल किया? हमने तो किया नहीं, हमने तो सोचा नहीं था इसके बारे में। तो कैसे होता है बेटा? जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज एक हैंड है हमारा, अचानक से टच फ्लेम को टच हो गया, हम अचानक से क्या होता है, देखिए ये सिग्नल्स गया ब्रेन को। इफ़ द थिंक्स कॉन्शियसली अबाउट द फ्लेम, अगर हम इस फ्लेम के बारे में सोचते तो ऑब्वियसली क्या होता है बेटा, देन इम्पल्सिव विल जनरेट एंड ट्रेवल थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू कम्स बैक थ्रू मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर मसल एंड हमारा हाथ जल जाता। ठीक है, अगर जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था, अगर ये पूरा प्रोसेस यहाँ परफॉर्म होता, पहले सिग्नल्स जाता ब्रेन में, फिर ब्रेन एसोसिएट करता, फिर इफेक्टर नर्व के थ्रू सिग्नल्स भेजता, हम हाथ खींचते, तब तक तो हमारा हैंड ही जल जाता ना, बर्न हो जाता। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, हम लोग हाथ को पहले खींच पाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि अभी तो हमने देखा न्यूरॉन्स उसी तरीके से वर्क करता है, तो ये बेटा पॉसिबल होता है। बट होता कैसे है? देखिए, if he does not think about the pain, then impulses will generate and travels through sensory neuron to the spinal cord. Actually ये ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं है, डायरेक्टली सिग्नल से स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है। एंड एट दैट कंडीशंस व्हाट, हमारा वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा यहाँ पर ब्रेन नहीं करता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। दैट इम्पल्सेस फ्रॉम मूव फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन टू द इंटर न्यूरॉन, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है देखो बेटा, और ये हमारा इंटर न्यूरॉन जो कनेक्ट करके रखा है। यानी कि ऐसे कंडीशंस के लिए जिस पे हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता, सीएनएस वर्क नहीं करता, उसमें जो सेकेंड वाला पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस को। एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस। अचानक से जो एक्शंस हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। तो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, नॉट ब्रेन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंटर न्यूरॉन की सहायता से भेज देता है, कनेक्ट करके सेंड कर देता है। तो यहाँ पे मेन वर्क करता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक, सो द नर्व्स डिटेक्ट पेन आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द मसल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जब पेन होती है, जब मूव होती है, मसल्स के अंदर होती है ना, तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही डिटेक्ट करता है और इस तरीके से क्विकली ये एक्शन कंप्लीट हो पाता है। तो हमने क्या देखा, that nerves from all over the body meeting in a bundle, such a connection is called a spinal cord where reflex arcs are formed। यानी कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो देखते हैं एक पूरा कॉर्ड होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी नर्व्स है बेटा हमारे सारे बॉडी को वो मीट करते हैं एक बंडल के रूप में, कनेक्शंस के रूप में इन ए स्पाइनल, उस स्पाइनल पे ना, इसलिए इसको, और वेयर रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म, ये जो रिफ्लेक्स आर्क्स है, ये जो एक बाउंड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होती है ना इस टाइप में, वो रिफ्लेक्स आर्क्स बोलते हैं इसको, वो स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी से आके यहीं पे कनेक्ट होती है और इसीलिए कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर पाता है। ये देख रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो देखिए बेटा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क्स आर परहैप्स इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज बिट स्लो। चूँकि ब्रेन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क्स कम करते हैं, परहैप्स करते हैं। ये जो देखिए पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा दिमाग, हमारी इतनी छोटा सा दिमाग कितनी चीज़ों को बेचारा कंट्रोल करेगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल्स है बेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं स्पेशली लोअर एनिमल्स, दे आर द कम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग नॉट देयर इज और नॉट वेल डेवलप। कई ऐसे मसल्स बेटा एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर ये न्यूरॉन्स वेल डेवलप नहीं होते, जैसे लाइक यहाँ पे दिया आर्थ्रोपोड्स है, कोलेंट्रैट्स है, मोलस्कस है, इथिडो, ये जो एग्जांपल देंगे वॉर्म्स है, इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूरॉन्स नहीं पाया जाता, नेटवर्क नहीं होता है, जिससे कारण इनके अंदर सोचने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। लेकिन हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता ना,
Hence the reflex arcs have been evolved as efficient ways of functioning in the absence of the true thought process। जब इसके अंदर ये ब्रेन नहीं होता तो उसके अंदर क्या बोलते हैं कि एक रिफ्लेक्स आर्क्स होता है जो उनके स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इनके नर्व्स कॉर्ड्स है, ठीक है, ये देख रहे हैं आपके सारे नर्व, ये नर्व्स है, नर्व्स कॉर्ड्स है। यहाँ पे देखिए न्यूरल कॉर्ड है ये पूरा। तो जहाँ पे इनके ब्रेन डेवलप नहीं होता ना बेटा, यहाँ पे इनके नर्व कॉर्ड्स पॉसिबल होते हैं। जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड था उसी तरीके से यहाँ पे नर्व्स कॉर्ड है, और कहीं ना कहीं ये कॉर्ड्स इनके रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे देखिए स्टारफिश है, ये सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स, एक सिंपल नेटवर्क है ये नर्व्स का। अर्थवर्म है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा एक नेटवर्क है कनेक्टेड टू अ गैंग्लिया। फिश है, हॉलो नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ ब्रेन, एक खाली एरिया पूरा जिसके अंदर जिसको जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन के अंदर थोड़ा बहुत दिमाग इन पर होता है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ नर्व कॉर्ड इवोल्यूशन है, यानी कि हम ह्यूमन की बात नहीं करें, और भी एनिमल्स में ये नर्व कॉर्ड्स होते हैं बेटा, ठीक। However, in spite of the presence of complex neuron arcs continue to be more efficient to quick responses। ये जो अर्थवर्म्स है ऑब्वियसली इनके ये रिफ्लेक्स एक्शंस के कारण, आर्क से कारण ही ये सेंस कर पा रहे हैं या आगे मूव कर पा रहे हैं। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स इनको मिलता है, देखता है आप इसको टच करते हुए एक पूरा सर्कुलर विंग बना लेता है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स किससे कारण कर पाते हैं बेटा, इस रिफ्लेक्स आर्क्स की वजह से कर पाता है। ये नहीं होता तो ये पॉसिबल भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा था ऑब्वियसली कि ये बेटा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था। बार बार हम लोग सीएनएस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ब्रेन और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हमने अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाना, अब थोड़ा सा हम लोग ब्रेन के बारे में जानते हैं कि ब्रेन में एक्चुअली क्या है। बेटा देखो क्या होता है, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इनको क्या बोलते हैं, ग्रैनियम या स्कल। ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है ना, जो आउटर कवर है, इसको बोलते हैं बेटा ग्रैनियम या स्कल, खोपड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये ब्रेन का बाहरी स्ट्रक्चर होता है, हड्डी का बना होता है, जो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग ग्रैनियम या स्कल बोलते हैं, ठीक है। दैट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड द मीनिंग्स ऑफ द प्रेजेंस बिटवीन द सॉफ्ट सीएनएस एंड बोन। ये जो हमारा सीएनएस जो हिस्सा होता है अंदर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, जो बोन्स होता है, उनके बीच का हिस्सा होता है हमारा ग्रैनियम या स्कल, जो एक तरह से कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। ये हमारे मीनिंग्स होते हैं, इसके जो बीच वाले पार्ट्स है, ये जो डॉट डॉट करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग्स। और ये हमारा जो तीसरा पार्ट है बेटा, ये होते हैं हमारे ब्रेन एंड, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर का हिस्सा जो सॉफ्ट पार्ट है, दैट्स द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम और द बैकबोन। ये जो हिस्सा होता है ना, इसके पीछे जस्ट बैकबोन होता है बेटा ना, तो कहीं ना कहीं बैकबोन जो होता है या उसको जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करेगा, यहाँ पे स्कल प्रोटेक्ट किया ब्रेन को, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये हमारा देखिए बाहर का जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वर्टिब्रल ग्रीन जो लाइन देखेगा ना, दैट्स अ वर्टिब्रल कॉलम, और ये इसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये कैविटीज प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ये जो कैविटीज मतलब होता है बीच में खाली एम्प्टी स्पेस, जो जगह होता है बेटा जो प्रेजेंट होती है ना, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो खाली स्पेस हमारे ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये देख रहे हैं बेटा, ये जो स्पेस है ना, ये जो हॉलो स्पेस दिख रहा है बेटा, ये आपके ये वेंट्रिकल्स हैं हमारे। द लॉन्ग कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल कैनल। अब सेम एज जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लंबा कैविटी होता है, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल कैनल, है ना। ये जो आपका हिस्सा होता है, दैट इज अ सेंट्रल कैनल। The ventricle canal and space between the meanings are filled with the cerebrospinal fluid that is called CSF. Let us see. ये जो दिख रहा है, जो ब्लू में आपको दिखाया है, ये पूरा आपका बेटा क्या है ना, दैट्स अ CSF। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा जितने भी ब्लू में दिख रहा है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। ये कहाँ फिल होता है बेटा आपका, ये जो वेंट्रिकल जो खाली स्पेस दिखा था कैनल के बीच में और मीनिंग्स के बीच में, ये जो इनके बीच में और वाइट वाला और ये इसके बीच में जो ब्लू जहाँ भी दिख रहा है ना,
ये क्या एक लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, इसको क्या बोलेंगे बेटा, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब CSF का फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली इसका काम करता है, देखिए ये बता देता है नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट का मतलब क्या होता है, नॉरिश करना किसी चीज़ को, प्रोटेक्शन बाय एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक्स, कोई एक्स्ट्रा शॉक्स या मैकेनिकल शॉक जो बाहरी चीज़ों से लगता है उससे प्रोटेक्ट करना और उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसको बचाने का काम कौन करता है बेटा, CSF करता है। तो मेन हमने क्या देखा, इसका दो काम है बेटा, एक नॉरिशमेंट, नॉरिश करना मतलब चमक देना किसी भी चीज़ में उसको, और दूसरा प्रोटेक्शन करना किससे, मैकेनिकल शॉक से। इस लिक्विड के कारण, CSF के कारण ये चीज़ें परफॉर्म होती है। तो ये इनके फंक्शंस हैं। ये हमारा देखिए ब्रेन का एक इंटर नेटवर्क है। ये जो नर्व है बेटा, नर्व अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। ये जो पतले पतले तार दिख रहे हैं, पूरा एक जाल जो फैला हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये जो ब्रेन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है कि पूरा पतला जो जाल का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स है हमारे ये। ओके, ये हमारे देखिए स्पाइनल नॉर्ड का एक पूरा नेटवर्क था। जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को इस करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो नर्व्स आते हैं, इसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या बना है बेटा, स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन से जो नर्व निकले थे उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो ये हमारे दो नर्व्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए, ये पूरे जितने भी दिख रहे हैं स्पाइनल के थ्रू, सारे आपके स्पाइनल नर्व्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स है बेटा, ये क्या करते हैं, एक पूरा पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम बताते हैं, नर्वस सिस्टम। ये जो हमने सेकेंड पार्ट देखा था PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, ये एक्चुअली क्या है, ये स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये पूरा ये नर्व्स और पूरा ये आपका जाल स्पाइनल नर्व्स का, यानी कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स मिलकर क्या बना है, हमारा पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसीलिए क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सारे वॉलंटरी एक्शंस को। वॉलंटरी एक्शंस जिस पर हमारा कंट्रोल्ड हो, लाइक रनिंग, लाइक क्लैपिंग, लाइक प्लेइंग, मतलब जो भी एक्शंस जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, हम लोग खेलना, भागना, दौड़ना, बोलना, लिखना, ये सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोलिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और इस पे इसको कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नेटवर्क सिस्टम PNS कंट्रोल करता है। और इसीलिए इन दोनों का वर्क करता है ना यहाँ पे। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, दैट्स कंट्रोल्स बाय इनवॉलंटरी एक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब इन तीनों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम अपने हिसाब से रेस्पिरेशन नहीं करते, डाइजेशन हमारे हिसाब से नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे हिसाब से वर्क नहीं करता। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, जिन पे कंट्रोल हमारा नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने कवर किया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमने जो लाइव प्रोसेस पढ़ा था उसके बाद ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पूरे बॉडी ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से कोरिलेट कर रहा है कि कैसे हमारे ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसका एक पार्ट और बनेगा क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसमें रिमेनिंग्स है। आई थिंक थर्ड पार्ट में बहुत जल्दी मैं इसको कवर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।